हेलो भाई लोग, तो आप लोग कैसे हो? होप आप सब लोग अच्छे हो। ठीक है। और क्लास 12 का फिज़िक्स का पहला चैप्टर मैं लेके आया हूँ और बहुत ही बढ़िया है ये वाला चैप्टर। ठीक है। और ये चैप्टर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको अगर आप लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर 11 का अच्छे से पढ़ा हुआ है तो वहाँ के कंसेप्ट यहाँ पे रिपीट होने वाले हैं। ठीक है। ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी इसलिए बन जाता है क्योंकि ये चैप्टर के बेसिस पे ही आगे आने वाले चैप्टर्स पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह वहाँ पे आपको दिखने वाले हैं। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले एक बात बोलूँगा कि प्लीज़ हो सके तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक। देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है। चैप्टर का नाम ही आपका क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर है ना मैंने क्या बताया? ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्जेस चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है। तो जो चार्जेस जब रेस्ट में होता है तो उसकी स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ से देखो, नाम से भी पता चल रहा है। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो चार्जेस एट रेस्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। समझ में आया ना मैंने क्या बोला? अब इस चैप्टर के अंदर में जो मोटा मोटी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपका एक आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा आपका फील्ड फील्ड आएगा, उसके बाद में आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। गॉस लॉ पढ़ेंगे और उसके बाद में कैपेसिटर। देखो, गॉस लॉ और कैपेसिटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि इस दोनों टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है। बोर्ड्स में हो, कहीं भी हो, आपको यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चार्ज। ठीक है। देखो, चार्ज को समझने से पहले थोड़ा सा एक कहानी समझ लो। ठीक है। आप लोगों ने ये छोटे क्लास वगैरह में बहुत बार एक्सपेरिमेंट वगैरह भी किया होगा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जो स्केल होता है ना, स्केल को अगर मैंने स्केल लिया, स्केल को हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं ड्राई हेयर में अगर मैं उसको क्या कर दूँ, ये आपका हेयर है, हेयर में उसको रब कर दिया तो क्या करते हैं, स्केल क्या होता है? चार्ज होता है। इसको ना किसी छोटे से पेपर के सामने ले जाओ, पेपर को अट्रैक्ट करना शुरू करता है। ठीक है। और उसके बाद उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ बैलून, बैलून को ना अब क्या करो, वुल में। ठीक है। वुल में क्या करो, रब करो। रब करने करके बैलून को ना बाल के पास में लेके चले जाओ। ठीक है। जो आपका हेयर उसका उसको भी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। उसी तरीके से और एग्जांपल देंगे तो अगर मैं ग्लास रॉड होगा, ठीक है, ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड को भी सेम उसी तरीके से आप क्या करना, सिल्क में रब रब कर देना। सिल्क में रब करने के बाद में वो भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया है ना? देखो, इन सब में एक चीज़ आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे अट्रैक्शंस हो रहे हैं। क्या हो रहा होगा? अट्रैक्शंस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं यहाँ पे? अट्रैक्शंस हो रहे हैं। तो किसी ने सोचा होगा कि ये अट्रैक्शन किसके कारण होगा। ठीक है। किस कारण से हो रहा होगा, तो उसी के बेसिस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हुए। ठीक है। अगर हम लोग चार्ज के बारे में बात करते हैं, किसके चार्ज के बारे में बात करते हैं, तो चार्ज जो है सराउंडिंग में कोई भी चीज़ उठा लो, हर किसी में चार्ज होता है आपका। ठीक है। हर किसी में, एवरी मैटर हैज़ चार्ज। कि कोई भी चीज़ आप चाहे आप डॉगी उठा लो, चाहे आप पत्थर उठा लो, चाहे आप मट्टी उठा लो, कुछ भी उठा लो। क्यों? उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, सराउंडिंग में जितने भी चीज़ है वो किससे बने हुए हैं? एटम। ठीक है। और एटम के अंदर में क्या होते हैं? एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, प्रोटॉन होता है, और आपका क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। समझ में है ना? अब चार्ज का शुरुआत कैसे हो उसको थोड़ा समझना। ठीक है। हुआ क्या कि जब ये प्रोटॉन प्रोटॉन को सामने लेके आया, तो प्रोटॉन प्रोटॉन जब सामने आया तो ये दोनों जो पार्टिकल्स है, इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को दूर दूर फेंकना शुरू कर दिया। ठीक है। मतलब रिपेल करना शुरू कर दिया। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को सामने लेके आया तो इनको जब ये सामने आए तो उसके बाद यहाँ पे भी सेम चीज़ हुआ। यहाँ पे भी क्या होना है ना, ये दोनों ने रिपेल करना शुरू किया। लेकिन जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को सामने लेके आया तो दोनों ने क्या करना शुरू किया, अट्रैक्ट करना शुरू किया एक दूसरे को। ठीक है। तो हुआ क्या, किसी ने पूछा होगा कि मतलब ये हो क्या रहा है ना, ये पार्टिकल्स ऐसे अट्रैक्ट और रिपेल क्यों कर रहे हैं, कुछ तो होगा इसके कारण ये हो रहा होगा। तो उन्होंने बोला कि इनके ऊपर में कुछ ऐसा कुछ प्रॉपर्टी होगा जिसके कारण क्या हो रहा होगा कि ये अट्रैक्ट और रिपेल कर रहा होगा। उस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया चार्ज। क्या नाम दिया गया? चार्ज। ठीक है। मैंने क्या बोला, समझ में है ना? उस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया? चार्ज। इसलिए बोला जाता है चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है। चार्ज क्या है? मैटर का प्रॉपर्टी है। समझ में आया ना मैंने क्या बोला? ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे जो प्रोटॉन पे जो चार्ज है उसको बोल दिया गया कि ये पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो नेगेटिव। फिर बाद में क्या किया गया, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को भी मतलब उसी तरीके से दिखा गया कि न्यूट्रॉन का क्या चार्ज है। तो न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन के सामने लेके आया,
कोई फ़र्क नहीं पड़ा। न्यूट्रॉन को प्रोटॉन के सामने लेके गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के सामने लेके गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब न्यूट्रॉन क्या है आपका, एक न्यूट्रल स्पीसी है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है ना। जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, उसको क्या बोल दिया गया, न्यूट्रल स्पीसी बोल दिया गया। समझ में आया ना मैंने क्या बोला। तो उसी के बेसिस पे चार्ज का डेफिनेशन बनाया गया कि चार्ज क्या है, चार्ज है आपका फंडामेंटल प्रॉपर्टी। देखो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऐसे प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं जो मतलब किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करते। जैसे कि अगर मैं बोल दूँ प्रेशर हो गया ना, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, उसके बाद में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ग्रेविटी हो गया, इन सब के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे जिस तरीके से मास ले लो, जैसे अगर मैं कोई चार्ज पकड़ूँ 1 कूलम का, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका चार्ज 1 कूलम है। आप इसको स्पेस में किसी भी प्लैनेट में लेके चला जाओ, चाहे धरती के नीचे ऊपर कहीं भी लेके चला जाओ, इसका जो चार्ज है वो वही का रही रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैटर का प्रॉपर्टी है। समझ में आया ना मैंने क्या बोला। तो ये चेंज होने वाला नहीं है। तो अगर किसी ने आपको पूछ दिया कि चार्ज क्या होता है, चार्ज हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। समझ में आया ना। फंडामेंटल प्रॉपर्टी से अगर आपको याद आ रहा होगा क्लास 11 में हम 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़े थे ना, जो किसी दूसरे मतलब प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो अपने ही से ही डिफाइन होता है ना। तो उसी के बाद में दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। बोलते हैं कि चार्ज, देखो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ जो आपका अट्रैक्शन रिपल्शन होता है, उसका कारण भी क्या है, आपका चार्ज ही है। एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि सपोज मैंने एक पॉजिटिव चार्ज है और ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके बॉडी में क्या है, चार्ज है। उसी तरीके से यहाँ पे ऐसे होगा तो ये अट्रैक्ट कर रहा होगा। समझ में आया ना मैंने क्या बोला। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप लोग चार्ज जब रेस्ट पे होता है तभी भी फील कर सकते हो और चार्ज जब मोशन में होता है तभी भी फुल फील कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स तभी फील होगा चार्ज के द्वारा जब चार्ज किस में होगा, चार्ज मोशन में होगा। जब चार्ज मोशन में होगा तभी वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। समझ में आया ना मैंने क्या बताया, ठीक है। ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसलिए थोड़ा अगर आपको समझ में नहीं आता तो और एक बार इसको रिपीट करके देखना, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए बोला कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज कॉज्ड बाय एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिंपल सा बात है। मान लो कि एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी में ये आपका कुछ चार्ज है, ठीक है, प्लस माइनस। तो ये बॉडी में देखो तो प्लस और माइनस जो चार्ज है वो बराबर है, तो ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। मान लीजिए कि यहाँ से क्या होता है कि प्लस, एक केस 1 लेते हैं, केस 1 में 5, मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इस बॉडी का चार्ज क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है। ये ऐसा था, 1 2 3 था, अब 5 नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जुड़ गए, ठीक है। तो इस बॉडी का चार्ज क्या हो जाएगा, -5, ये हो जाएगा बॉडी चार्ज। समझ आया ना मैंने क्या बताया, ठीक है। उसी तरीके से सपोज मान लो कि यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन चले गए। जब 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, मान लीजिए ना, ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जैसे मान लीजिए, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ से मान लो 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो अब चार्ज क्या होगा, क्योंकि देखो न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जैसे 5 इलेक्ट्रॉन चले गए तो कौन से चार्ज बढ़ गए, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए, इसलिए यहाँ पे +5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ में आया ना मैंने क्या बोला। तो 5 चार्ज यहाँ पे बढ़ गया। अगर क्यू से भी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डेजिग्नेट कर सकता हूँ, ठीक है। समझ में आया ना मैंने क्या बोला। और एक बात यहाँ पे बता देता हूँ कि चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सेम होता है, बस साइन का फ़र्क होता है। इलेक्ट्रॉन का जब चार्ज लिख रहे हो तो आगे नेगेटिव लगाना, प्रोटॉन पे जब चार्ज लिख रहे हो तो आगे में बस क्या लगा देना, पॉजिटिव, ठीक है। समझ में आया ना। इसको और डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से आगे। अब देखो चार्ज कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड ऑल्सो कम्स विद मास, ठीक है, ये तो तुमको पता है। देखो चार्ज क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, तो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ऑलवेज कम्स विथ मास। देखो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज स्पीसी है तो इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज भी है, और इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी होता है, तो इसलिए चार्ज हमेशा मास के साथ आता है। समझ गया ना। लेकिन अगर मैं न्यूट्रल बॉडी को उठा दूँ तो न्यूट्रल बॉडी में कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर। देखो न्यूट्रल का मतलब समझ रहे हो ना, न्यूट्रल का मतलब होता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर नेगेटिव चार्ज बराबर होना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई न्यूट्रल बॉडी को उठा दूँ तो इसका नेट चार्ज तो 0, नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज 0 है, लेकिन इसका मास तो है ना। तो अगर मैं मास बोलूँ तो मास चार्ज के साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं चार्ज बोलूँ तो चार्ज हमेशा मास के साथ ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है
जो चार्ज होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होता है, ठीक है। अगर मैंने क्या किया, मान लो कि एक कूलम वाला चार्ज वाला कोई बॉडी है, इसको मैं 2 मीटर पर सेकेंड से या फिर लाइट के स्पीड से, किसी भी स्पीड से मैं इसको दो, इस पे जो चार्ज है वो वही का वही रहेगा, कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, 11th क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर में, मास स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर मान लो कि कोई मास लाइट की कंपेरेबल स्पीड से चल रहा होगा तो वहाँ पे मास पे फ़र्क आने वाला है। कैसे? देखो, मास का जो होता है, अगर ये मास का जो फार्मूला होता है, अगर जो मूविंग मास का, ठीक है, 1 - v²/c², ये अगर आप लोग ने देखा होगा तो यहाँ पे c है, स्पीड ऑफ लाइट है, और ये जो v है, स्पीड ऑफ आपका मास है, ठीक है। और ये जो आपका कौन सा मास है, मास एट रेस्ट, जो बॉडी जब रेस्ट पे था उस वक्त, ये आपका क्या है, मास एट रेस्ट। सिंपल सा बात है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना, जैसे जैसे ये वेलोसिटी इसके बराबर आने वाला है, ठीक है, बराबर होने वाला, तो ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। ये जब ये वैल्यू बढ़ेगा तो ये नेट वैल्यू, पूरा वैल्यू घटेगा। जब ये पूरा वैल्यू घटेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये टोटल जो वैल्यू है वो क्या होगा, बड़ा होगा। इसलिए बोलते हैं जैसे जैसे स्पीड कंपेरेबल होते जाएगा किसके, लाइट के स्पीड, तो मास क्या होगा तुम्हारा, मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और मास क्या है आपका, नेक्स्ट पॉइंट, मास है आपका स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होने का मतलब समझ रहे हो ना, तो स्केलर को तो एक बेसिक डेफिनेशन तो आपको सबको पता है स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मास स्केलर क्वांटिटी, इसको मतलब है कि इसको नॉर्मल नंबर्स की तरह मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने बोला कि एक बॉडी है, उस पर चार्ज ले लो +10Q -10Q +5Q +2Q, तो किसी ने पूछा नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज क्या होगा बॉडी पे, तो सिंपल सा सबको ऐड कर दो, ये 10Q कटेगा, 5Q और 2Q, तो 7Q हो जाएगा। तो इस पर स्केलर क्वांटिटी होने का मतलब यही है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको स्केलर नंबर्स की तरह आराम से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेट चार्ज निकल जाएगा किसी भी बॉडी का, ठीक है। उसके बाद आता है टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड, मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपको कुछ नहीं, सिर्फ ये बता रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में, ठीक है, चार्ज के बारे में। तो अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज रहता है वो हमेशा कंजर्व होता है, शुरू में जितना रहेगा वो भी लास्ट में रहेगा। मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स के अंदर में 10Q चार्ज है, +10Q, देखो अगर मैंने प्लस नहीं लिखा है ना तो इसका मतलब वो प्लस ही है, ठीक है, माइनस होगा तो मैं उसको दे दूंगा, तो -4Q +5Q, ऐसा करके कुछ मैंने चार्ज रख दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब इस सिस्टम को मैंने यहाँ से किसी प्रोसेस के थ्रू गुजारा, ठीक है, टेम्परेचर हाई, वॉल्यूम हाई, कुछ भी, मतलब कुछ भी कर दिया, ठीक है, टेम्परेचर हाई मतलब डेंसिटी चेंज कर दिया, कुछ भी कर दिया। तो उसके बाद ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, सराउंडिंग से मतलब हीट वीट कुछ भी दे दो, कुछ भी, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में बाहर से बहुत बहुत कुछ चेंज कर दिया, कुछ प्रोसेस के थ्रू इसको गुजार दिया। अब होता क्या है कि होने के बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे मान लो कि ये वाला सिस्टम इस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे आ गया। अब मान लो कि आपको बोल दिया गया कि 5Q इधर चार्ज है, 2Q इधर चार्ज है, तो किसी ने पूछा कि ये बी पे टोटल चार्ज कितना होगा, तो हमको पता है कि नेट चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ का चार्ज कितना, टोटल 10Q +5Q -4Q, और यहाँ का चार्ज क्या है आपका 5Q +2Q +B, तो B का चार्ज किसी ने पूछा कि कितना होगा। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये ओके, अब 15 में चला 11Q हो जाएगा, और यहाँ पे 7Q हो जाएगा +B हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से B आपको दिख रहा है कि कितना होगा, 4Q। तो ये यहाँ से हम लोग को ये 4Q इसलिए निकल पाया क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे मान के चला है कि जो सिस्टम में, जो तुम्हारा आइसोलेटेड सिस्टम है, तो आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हुए, ठीक है। एक आइसोलेटेड सिस्टम में एनिलेशन प्रोसेस हुआ। एनिलेशन प्रोसेस क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर आपको पता होगा कि जो एटॉमिक बम वगैरह जब बनाया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होता है, ठीक है। वो एनर्जी कैसे रिलीज़ होता है उसको थोड़ा सा समझना, ठीक है, एकदम ईजी है, हार्ड नहीं है, एक ही बार में आप लोग समझ जाओगे इसको। समझ आया ना मैंने क्या बोला, ठीक है। जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होता है या फिर एटॉमिक बम का रिएक्शंस होता है, उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को क्या किया जाता है, एक दूसरे के सामने लेके आया जाता है, और एक दूसरे के साथ सामने लेके जब आते हैं तो ये क्या करते हैं, एक्सलेट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का चार्ज अलग होने के कारण एक दूसरे के यहाँ पे एक्सलेट करता है, तो जैसे जैसे सामने आता है तो और ज़्यादा एक्सलेशन बढ़ते जाता है, और एक समय में आके एक दूसरे को कोलाइड करता है। जब ये कोलाइड करता है तो बहुत ह्यूज
ह्यूज एक्सीलरेशन के साथ में कोलाइड करता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये पूरी तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट के एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एनर्जी किस फॉर्म में निकलता है? गामा रेस के फॉर्म में निकलता है। समझ में आया ना मैंने क्या बोला? अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे अगर आप लोग नेट चार्ज कैलकुलेट करोगे बिफोर एनिलेशन प्रोसेस, तो नेट चार्ज कितना है आपका? 0 दिख रहा है। और आफ्टर देखो तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं, तो नेट चार्ज यहाँ पे भी क्या है आपका? 0। तो ये प्रोसेस किसको शो कर रहा है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को शो कर रहा है। शुरू में जो तुम्हारा जो नेट चार्ज था वो कितना था? आपका 0 था, और लास्ट में भी नेट चार्ज क्या है? 0। तो एनालिसिस प्रोसेस किसको शो करता है? आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को शो करता है। अगर किसी ने पूछ दिया कि डिफाइन करो कि एनालिसिस प्रोसेस क्या होता है, तो आप बोलोगे एनालिसिस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को कोलाइड किया जाता है। और जब ये कोलाइड होते हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय होने के छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, और वो पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और एनर्जी में किस फॉर्म में दिखता है आपको? गामा रेस के फॉर्म में। समझ में आया ना मैंने क्या बोला? उसी तरीके से इसका दूसरा ऑपोजिट प्रोसेस है पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, पेयर प्रोडक्शन में बिल्कुल उल्टा होता है। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है? गामा रेस को एक हैवी एलिमेंट, ठीक है, गामा रेस को क्या किया जाता है? एक हैवी एलिमेंट्स के साथ में कोलाइड किया जाता है। जब ये कोलाइड होता है तो क्या होता है कि जैसे ये है ना, मैं अगर ये बना के दिखा दूँ तो, ठीक है, ये ऐसे कुछ है। तो यहाँ से गामा रेस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से दिखता आपको क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन और उसके साथ में एक पॉजिट्रॉन का इमिशन होता है। तो यहाँ पे ये भी आपका कंजर्वेशन ऑफ, ये जो आपका प्रोसेस है ना, ये भी क्या करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ही क्या करता है? सपोर्ट करता है। शुरू में अगर हम लोग देखें तो नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज 0 है। और उसके बाद में देखें तो नेट चार्ज क्या है? एक पॉजिटिव, जब भी एक पॉजिट्रॉन निकलेगा तो उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यहाँ पे भी क्या है? नेट चार्ज आपका यहाँ पे भी 0 है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आपको किसी ने पूछ दिया कि पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, एक्सप्लेन करो, तो सिंपल सा बात है, पेयर प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है? जो हाई एनर्जी रेस जैसे कि आपका गामा रेस है, उसको हैवी मेटल्स के साथ में स्ट्राइक किया जाता है, और जब ये स्ट्राइक होता है तो आपका पेयर प्रोडक्शन होता है। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का इमिशन होता है। समझ में आया ना मैंने क्या बोला? देखो यहाँ पे ना न्यूट्रॉन भी निकलता है, लेकिन उससे हम लोग को अभी यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते, देखो ये तो बहुत ईजी है, ये तो सीधा रट्टा मारने वाला चीज़ है। यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? चार्ज को हम लोग कूलम में नापते हैं, और इसका और छोटा यूनिट बोलते तो माइक्रो कूलम, ठीक है ना, नैनो कूलम, ये सब वगैरह आता है। 10⁻⁻⁶, 10⁻⁹, ठीक है। समझ में है ना? इसको कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल सा बात है, ठीक है। और ये बहुत ही मतलब ये इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, ठीक है, ये ज़्यादा फेमस नहीं है। जो अगर हम लोग एसआई सिस्टम में इसको कूलम बोलते हैं, और सीजीएस में स्टैट कूलम या फिर ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम बोलते हैं। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, देखो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू, अगर इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको हम लोग स्टैट कॉलम या ईएसयू में कन्वर्ट करें तो 4.8 इंटू 10⁻⁻⁻ ईएसयू होता है। और ये रिलेशन लिख दिया गया है, 1 कॉलम में कितना ईएसयू होता है? तो 3 इंटू 10⁻9। देखो इसको याद कर सकते हो आप लोग स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से, ठीक है। वहाँ पे 10⁻8 होता है, यहाँ पे 10⁻9 होता है। इस तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। आए ना समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो रिपीट करके देखना, थोड़ा सा फास्ट जा रहा है पता है मेरे को, ठीक है। मैं समझाता हूँ, आगे अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखो सुनो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन से मतलब समझते हो ना? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि 1 2 3 4 5 6, मतलब कि इंट्रीगल मल्टीपल्स, ठीक है। क्वांटाइजेशन उसका मतलब होता है इंट्रीगल मल्टीपल्स, ठीक है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान समझना। जैसे ही अगर मैं बोल रहा है कि चार्ज आर क्वांटाइज्ड, चार्ज और क्वांटाइज का मतलब होता है कि चार्ज जब भी किसी बॉडी में रहेगा तो वो इंटीग्रल मल्टीपल में रहेगा। किस में रहेगा? इंटीग्रल मल्टीपल में। इसलिए तो अगर चार्ज ऑन एनी बॉडी, जैसे चार्ज ऑन एनी बॉडी क्यू बराबर क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल इलेक्ट्रॉन होता है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, देखिए अच्छे से समझते हैं। देखो जब भी अब मान लो कि एक बॉडी है, एक बॉडी में चार्ज कब आता है? या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होगा, या तो इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का एक्सेस और डिफिशियंसी जब भी याद करना, इलेक्ट्रॉन हमेशा जाता है तो इंटीग्रल मल्टीपल में जाता है, ये फ्रैक्शन में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि आपको पता है कि ये स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है, इसका और डिवीजन नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन्स को और ज़्यादा हम लोग तोड़ नहीं सकते। तो इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफ़र होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो इलेक्ट्रॉन कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, वो किस में होगा? इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो इसी के कारण से अगर किसी बॉडी में अगर मैं नेट चार्ज निकालूं तो हमेशा वो नेट चार्ज क्या होगा? ई का मल्टीपल होगा, ई का मल्टीपल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल्स में होगा। समझ में आया ना? फ्रैक्शन में नहीं होगा, समझ में आया ना मैंने क्या बोला? तो अगर मैंने बोला
अगर आपको किसी ने पूछ दिया मान लो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ कौन सा, फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, फंडामेंटल चार्ज में यहाँ पे कौन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। समझ आने मैंने क्या बोला, जब भी चार्ज किसी बॉडी में एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीपल में होगा। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में होगा। समझ में आया ना मैंने क्या बोला। इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो बोल रहा है कि कैन अ चार्ज ऑफ इतना बी गिवन टू अ बॉडी, क्या किसी बॉडी में इतना चार्ज दिया जा सकता है। तो हम लोग को पता है कि क्यू बराबर प्लस माइनस नहीं होता है। इसको छोड़ दो, हम लोग क्या करते हैं अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड के हिसाब से चलते। तो 8 × 10⁻18 है। ठीक है ना, और उसके बाद n और उसके बाद में यहाँ पे ई निकालते, ई क्या होता है 1.6 × 10⁻19। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे कॉलम है। अगर मैं सॉल्व कर दूँ तो n का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 8 × 10⁻18 बाय 1.6 × 10⁻19। तो ऊपर चला जाएगा 19 तो मतलब 80/1.6। ठीक है, तो हो जाएगा 800/16। ठीक, तो यहाँ पे अगर काट दिया जाए, काटा पीटा कर दिया जाए तो 4 × 2 4 × 4 तो 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50 n। तो इसका मतलब 50 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया ना मैंने क्या बोला। तो n कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, n क्योंकि आपका क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है, इंटीजर है, इंटीजर। ठीक है, ये कभी भी आपका क्या नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो अगर ये यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं आया, 50 आया हुआ है, तो इसका मतलब हाँ ये चार्ज किसी बॉडी पे दिया जा सकता है, पॉसिबल है। उसी तरीके से इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देख लें तो इसको देखते हैं। ठीक है, Q = N करके लिख दो। अगर मैं लिख रहा हूँ तो Q आपका 3.2 × 10⁻21, n है, E है 1.6 × 10⁻19। ठीक है, तो n बराबर क्या आ जाएगा 3.2 × 10⁻21 बाय 1.6 × 10⁻19। ठीक है, इसको अगर सॉल्व कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 2 × 10⁻²। इसका मतलब 2/10 100 सॉरी, तो 0.02। समझ में आ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये तो फ्रैक्शन में आ गया। अब ये तो n क्या है, m आपका इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन में तो इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं हो सकते एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, इसलिए ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। समझ में आया ना मैंने क्या बताया। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं वेज ऑफ चार्जिंग। देखो, चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसको थोड़ा सा समझना। ठीक है, मान लो कि एक बॉडी है, ठीक, अब इसमें कुछ चार्ज है। ठीक है, अब दूसरा बॉडी है। कंडक्शन का मतलब होता है कांटेक्ट के साथ में होना। ठीक है, अगर कांटेक्ट होगा तो चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो इसको क्या किया मैंने, एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आया। ठीक है, एक बॉडी है। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ से चार्ज ऐसे करके चला गया, तो यहाँ से चार्ज आए, कुछ चार्ज आए, यहाँ पे कुछ चार्ज आए। समझ में आया ना मैंने क्या बोला। अब ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ। ये दोनों बॉडी में देखो चार्ज बराबर बराबर तभी जाएंगे, यहाँ पे मैंने बराबर कर दिया, जब ये दोनों बॉडी का शेप साइज सब कुछ सेम होगा। मतलब ये दोनों बॉडी क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, आइडेंटिकल होंगे। ये बॉडी अगर आइडेंटिकल होंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होगा। यहाँ पे 4 बनाया तो 2 करके लिया। लेकिन अगर ये बॉडी, दोनों बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आ गया, सपोज मान लो कि ये इसका साइज, शेप साइज चेंज हो गया, ठीक है, या फिर मान लो कि मटेरियल कुछ दूसरा हो गया, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा। सिंपल सा बात है। लेकिन याद करना, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज तब तक ट्रांसफ़र होता है जब तक ये बॉडी और ये बॉडी का क्या सेम ना हो जाए, पोटेंशियल सेम ना हो जाए, पोटेंशियल कांस्टेंट ना हो जाए। समझ में आना मैंने क्या बोला। अगर मान लो कि यहाँ का पोटेंशियल भी है, यहाँ का पोटेंशियल भी अगर v हो गया, तब तक ये क्या होगा, चार्ज जाएगा। जैसे पोटेंशियल सेम हो गया तो उसका चार्ज रुकना जाना बंद हो जाएगा। अब ये बॉडी और ये बॉडी में चार्ज कितना जाएगा, वो डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, शेप साइज मटीरियल्स, ठीक है, ये सब के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, उसको बहुत ही डिटेल में बाद में पढ़ना है हमको। उसके बाद में आता है चार्ज बाय इंडक्शन। तो चार्ज बाय इंडक्शन थोड़ा समझते हैं। ठीक है, इंडक्शन में क्या होता है, बॉडी कांटेक्ट में नहीं होता है। समझ में आया ना। तो मान लो कि यहाँ पे कोई चार्ज पकड़ा हुआ है आपने, और ये एक न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, अब इस न्यूट्रल बॉडी को क्या किया, इस चार्ज के सामने लेके आया गया, तो क्या होगा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, शुरू में कैसा था, समझ में आ रहा है ना मेरे बोलने का। देखो शुरू में ऐसा था कुछ, ठीक है, थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। देखो शुरू में ऐसा था, शुरू में ये कुछ ऐसा था। ठीक है, ये
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब कि ऐसा कुछ करके था, ये न्यूट्रल बॉडी था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक चार्ज बॉडी इसके सामने लेके आएगा। जैसे इसके सामने लेके आएगा तो ये क्या करेगा, इसमें जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज वगैरह उसको अपनी तरफ खींचेगा, और इस तरफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज का इंडक्शन होगा, इंड्यूस, चार्ज इंड्यूस हो गया। अब ये हो गया, ये होने के बाद क्या कर दो, इसको अर्थ कर दो, क्या कर दो, अर्थ कर दो। ठीक है, अभी भी ये बॉडी न्यूट्रल है, ठीक है, अभी भी नहीं, क्योंकि इस बॉडी में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेम है। जैसे इसको अर्थ किया, अर्थ करने के बाद क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ड्रॉ होकर इस तरफ चले जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भागता नहीं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, याद कर लेना। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि ये वाला बॉडी अब कैसा चार्ज हो गया, इस बॉडी में नेगेटिव चार्ज हो गया, है ना। तो ये बॉडी यहाँ पे कैसा था, न्यूट्रल था। अब ये बॉडी कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो क्या यहाँ पे ये जो बॉडी है इसके कांटेक्ट में आया, नहीं आया। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बॉडी कांटेक्ट में लाना पड़ा ना, ये दोनों बॉडी कांटेक्ट में आया, ये वाला बॉडी और ये वाला कांटेक्ट में आया, उसके अपने चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफ़र होने के कारण यहाँ पे जो बॉडी था, जो न्यूट्रल था पहले, अब यहाँ पे चार्ज हो गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वैसा केस नहीं आ रहा है, यहाँ पे बॉडी कोई चार्ज यहाँ पे कॉन्टैक्ट में नहीं है, नो कॉन्टैक्ट, इधर में कुछ कॉन्टैक्ट नहीं है। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट में नहीं है, लेकिन इसको हम लोग ने क्या कर दिया, चार्ज किया था, है ना। तो बिना कॉन्टैक्ट के अगर बॉडी को चार्ज कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, सिंपल सा बात है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोग ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 11वीं क्लास में, है ना। तो मान लो कि एक सरफेस है, मेटेलिक सरफेस है, तो यहाँ से क्या किया, फोटोन्स को छोड़ा गया। फोटोन्स क्या क्या करेगा, सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को हिट करेगा। सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स जब हिट करेगा तो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। अब ये एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा, किससे, वर्क फंक्शन पता है ना, 5 से डिनोट करते हैं, वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा। ठीक है, वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को गेन करेगा, और वर्क फंक्शन मतलब कि यहाँ से सरफेस से फ्री हो जाएगा, फ्री होकर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन्स इधर चला गया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सरफेस में, मतलब कि ये जो आपका मटेरियल है, ठीक है, इस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स का कमी हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स का कमी होने के कारण ये बॉडी कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो यहाँ पर न्यूट्रल था, ये कैसा था, न्यूट्रल था, और यहाँ पे बॉडी कैसा हो गया, चार्ज हो गया। ठीक है, समझ में आया ना मैंने क्या बताया। ठीक है, उसके बाद फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है कि सपोज मान लो कि एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रब कर रहा है, ठीक है, रब किया जा रहा है। ये जब हम लोग बॉडी को रब करते हैं तो क्या होता है कि वर्क करते हैं, वो वर्क किस में कन्वर्ट होता है, वो वर्क किस लिए करते हैं, ताकि ये फ्रिक्शन को ओवरकम किया जा सके। वो वर्क फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए होता है, और ये वर्क काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट होता है। और ये काइनेटिक फ्रिक्शन किस में कन्वर्ट होता है, हीट में। अब ये हीट जो होता है वो कौन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, कहाँ के, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इसको गेन करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, और बाहर जाने के बाद क्योंकि ये बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का कमी होता है, ये बॉडी कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, सिंपल सा बात है। ठीक है, उसके बाद में चार्जिंग बाय थर्मोनिक इमिशन, सिंपल सा बात है, हीट कर दो यार। थर्मोनिक इमिशन मतलब यहाँ से हीट के बारे में बात कर रहे हैं, इसको हीट कर दो तो इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर चले जाएंगे, और ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने का नहीं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, जो कि बच्चे को बहुत कन्फ्यूजन करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब जस्ट नॉलेज के लिए। ठीक है, वाई डज अ मूविंग मेटेलिक बॉडी जो आपका गेट्स चार्ज, कैसे होता है, देखो एक गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी है, मान लो कि एक गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी यहाँ से चल रहा है, तो सराउंडिंग में क्या आ रहा है, आपका एयर आ रहा है ना। तो जब एयर इसको हिट करता है तो एयर और इसके बॉडी के बीच में फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होने के कारण ये बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, ये बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, ये चार्ज हो गया, चार्ज बॉडी। ठीक है, अगर सपोज मान लो कि ये गाड़ी ऐसा है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहीं पर अगर कहीं मान लो कि कोई फ्यूल टैंकर है, कैसा टैंकर है, फ्यूल टैंकर, ठीक है, जो आपको पता है ना पेट्रोल डीजल वगैरह लेके जाता है, उस केस में क्या होता है कि अगर चार्ज है तो चार्ज होने के कारण स्पार्क प्रोड्यूस हो सकता है, और बॉडी में आपको जो आपका टैंकर है, टैंकर में क्या हो सकता है, आग लग सकता है। समझ में मैंने क्या बोला। तो इससे छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाता है, जो बड़ा बड़ा जो आपका टैंकर होता है, ठीक है ना, जो टैंकर होता है, जो बड़ा बड़ा गाड़ी होता है, इसके यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, लोहे का चेन लगा दिया जाता है, जो कि ग्राउंड के साथ टच होता है। तो ग्राउंड के टच होने के बाद क्या हो गया, अर्थिंग हो गया। अर्थिंग होने के कारण क्या है, बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह प्रोड्यूस होता है वो क्या जाता है, अर्थ में चला जाता है, जिसके कारण ये बॉडी फिर से क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। समझ में आया ना मैंने क्या बताया। ठीक है, उसके बाद में अच्छा, और एक बात, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, थोड़ा सा एक पॉइंट लिखा हुआ है, इस जो प्रोसेस होता है ना, ये जो यहाँ पे जो हो रहा है कि बॉडी चार्ज हो रहा है फ्रिक्शन के कारण, उसको बोलते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक चार्जिंग बोलते हैं। समझ में है ना, इस प्रोसेस को हम लोग ट्राइबो इलेक्ट्रिक या फिनोमेना को ट्राइबो इलेक्ट्रिक चार्जिंग बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे अच्छा, ये पॉइंट जो है ना, ये क्वेश्चन, इससे मैं मेनली आप लोगों को वर्क फंक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। वर्क
फंक्शन के बारे में बता जाता हूँ, ठीक है, वर्क फंक्शन के बारे में। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि व्हेन कॉम इज रब्ड ऑन हेयर कॉम गेट्स नेगेटिव, मतलब जो ये कॉम है, कॉम, ये कॉम नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और जो आपका हेयर है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये नेगेटिव चार्ज होना, पॉजिटिव चार्ज होना पूरी तरीके से वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है। वर्क फंक्शन जिसका ज़्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम लूज होगा, ठीक है। वर्क फंक्शन मतलब होता है कि मिनिमम, वर्क फंक्शन का सिंपल सा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट फ्री द इलेक्ट्रॉन्स, उसको कोई मोशन में लेके ना, जस्ट इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। समझ में आया ना मैंने क्या बोला? तो कॉम है, कॉम के सरफेस देखो, ये कॉम है आपका, ठीक है, ये आपका कॉम है, ठीक है, और दूसरा आपका यहाँ पे हेयर है, ठीक है, ये आपका हेयर है। जब कॉम और हेयर को रब किया जाता है तो होता क्या है, ध्यान से सुनना, ठीक है। होता क्या है कि यहाँ पे जो हेयर होता है, हेयर का जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन ये फाइव लिख दो, ठीक है। जो हेयर का वर्क फंक्शन है, ये हेयर, ठीक है, वो कॉम के वर्क फंक्शन से, कॉम का वर्क फंक्शन से क्या होता है, छोटा होता है। इसलिए क्या होता है कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। समझ गया ना? मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन्स इन हेयर इज लेस एज कम्पेयर टू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम। इसलिए क्या होता है, वर्क फंक्शन ऑफ हेयर छोटा होने के कारण कैसे, वर्क फंक्शन ऑफ कॉम के होने के कारण हेयर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण हेयर में कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और कॉम में कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। समझ में आया ना क्या बताया? ठीक है। तो वर्क फंक्शन को आप लोगों ने क्लास 11 में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा ना, वहाँ पे पढ़ा होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बोला, कैन टू सिमिलर चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर। देखो अगर पॉइंट चार्ज है तो ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर मान लो एक बॉडी ऐसा है, दूसरा बॉडी ऐसा है, इसमें मान लो कि 1000 चार्ज है और इसमें मान लो कि सिर्फ 1 क्यू चार्ज है, तब ये ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब ये बॉडी एक दूसरे के सामने आ रहा होगा तो ये क्या करेगा, इस बॉडी में, ये छोटा वाला जो बॉडी है, मतलब कि जिसमें छोटा चार्ज वाला बॉडी है, इसमें क्या कर देगा, सपोज मान लो कि प्लस है, ठीक है, यहाँ पे चार्ज इंड्यूस कर देगा, बहुत सारे चार्ज, और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया ना मैंने क्या बोला? तो ये चार्ज बाय इंडक्शन इतना ज़्यादा होगा, मतलब कि इसके कारण, ये वाला, ठीक है, इसके कारण अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होगा कि जो रिपल्शंस है वो रिपल्शंस को फेड कर देगा। इसी के कारण क्या होगा कि ये बॉडी सेम चार्ज होने के कारण, देखो प्लस प्लस है, ये प्लस है, सेम चार्ज होने के बावजूद भी ये बॉडी क्या कर रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ये तभी पॉसिबल, देखो दो अलग अलग जो बॉडी है उसमें अगर सिमिलर चार्ज होगा, ठीक है, दो डिफरेंट बॉडी में अगर सिमिलर चार्ज होगा तो अट्रैक्ट तभी कर पाएंगे जब एक बॉडी में चार्ज बहुत ज़्यादा होगा और एक बॉडी में चार्ज बहुत कम होगा। तो चार्ज बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या करेगा, इस बॉडी के सामने जाएगा तो ये चार्ज यहाँ पे क्या कर देगा, इंड्यूस कर देगा इस बॉडी में, ठीक है, इस बॉडी में चार्ज इंड्यूस कर देगा। तो इंड्यूस हुआ चार्ज ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये इसको अट्रैक्ट कर देता है, क्या करता है, अट्रैक्ट अपनी तरफ खींच लेता है। समझ में आया ना मैंने क्या बोला? सिंपल सा बात है। इसको ना F=K Q1 Q2/r² का फॉर्मूला से बहुत अच्छे तरीके से समझा जा सकता है, ठीक है। ये दूर हो गया ना, ये दूर हो गया तो डिस्टेंस क्या हो गया, देखो रिपल्शंस वाला, ठीक है, दूर हो गया तो डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। ये सामने है तो क्या होगा, फोर्स ज़्यादा होगा, तो ये वाला फोर्स काम करेगा। अब यहाँ पे चार्ज का जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक छोटा सा चार्ज है, बिल्कुल छोटा सा चार्ज, तो उतना मायने नहीं रखता, इसलिए यहाँ पे तुम्हारा डिस्टेंस ही क्या करेगा, रोल प्ले कर देगा। समझ में आया ना मैंने क्या बोला? ठीक है, इतना रखते हैं। इसके आगे आप लोगों का जो नेक्स्ट क्या क्लास होगा उसमें इसके आगे वाला टॉपिक पढ़ाऊँगा, ठीक है। थैंक यू।